मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपको अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे थंबनेल पर, ये गड्ड मड्ड, ये जो करंट अफेयर 2023 और मैं लिखा है यहां से प्रश्न आने ही हैं। इन प्रश्नों पर मैं जरूर चर्चा करूंगा आप लोगों से आज। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ रहे हैं 2023 में, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और कोई प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, पढ़ाई की पंचायत, और यहीं पर मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों से एक ऐसे विषय पर जो मैंने एक टाइटल रखा है आपके लिए, गड्ड मड्ड करंट अफेयर। गड्ड मड्ड मतलब आपको होता है, कई विद्यार्थियों ने कहा गड्ड मड्ड क्यों? गड्ड मड्ड इसलिए कि मैं आपको पहले उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और जो आपके एग्जाम में आने ही हैं। फिर इसके बाद में ये 2-4-5 दिन पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको मंथली, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस तरीके से पहले मैं अभी हाल में जो बच्चे एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेता हूं आपसे, और मैं आपको लिए चलता हूं अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। आप सभी का पुनः बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस गड्ढमड्ड के जो मैं टॉपिक मैंने रखा है आपका 2023 करंट अफेयर्स, यहां से ऐसा मान लीजिए कि प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में और मैंने एक ऐसा बिंदु उठाया आपके लिए। उस बिंदु पर मैं चर्चा करूं उससे पहले आप सब लोग एक अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, अपना पेन निकाल लेंगे और सब लोग यहीं से लिखना चालू कर देंगे। मैंने पहला टॉपिक आपके लिए बनाया है यहाँ से, और मैंने टॉपिक लिया है बहुत करंट, जो भी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो अभी विपक्ष द्वारा लाया गया, जो कि बड़े पैमाने पर घेरा गिरना ही था वहां पर, कच्चा तीबू, ये वाला कच्चा तीबू द्वीप विवाद, ये वाला कच्चा तीबू द्वीप विवाद, इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत चर्चा में और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके जरूर, और इसको आप मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद। मैंने लिखा है आखिर कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है। मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया है, आखिर ये इतना विवादित बना हुआ, प्रधानमंत्री स्वयं इसके बारे में संसद भवन में कहा कि कच्चा तीबू द्वीप इतना चर्चा में रहा, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस कच्चा द्वीप को क्यों आपके श्रीलंका सरकार को दे दिया। आखिर कौन से विषय रहे जिसकी वजह से कच्चा द्वीप को कच्चा तीबू द्वीप है इसे कांग्रेस सरकार को श्रीलंका को सौंपना पड़ा। आखिर वो क्या घटनाक्रम रहा, और आखिर प्रधानमंत्री जी तो यहां तक कह दिया कि तत्कालीन सरकार ने भारत की भुजाओं को काटने का कार्य किया है। यहां तक कह दिया उन्होंने कि तत्कालीन सरकार ने भारत की भुजाओं को कमजोर कर दिया, कमजोरी नहीं किया बल्कि भुजाओं काट दिया, उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा ये आखिर कच्चा तीबू जो द्वीप है वो कहां है, तो मैं आपकी जानकारी लिए बताता हूं। ये द्वीप श्रीलंका का एक क्षेत्र है, नैथुन थीवू। कौन सा है? नैथुन थीवू। और भारत का जो दक्षिणी छोर है आप जानते हैं रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। और श्रीलंका का है नैथुन थीवू। ये रहा, मैं लिखा है यहां पर, इन दोनों के मध्य में स्थित है। अभी आपको मैं मैप के माध्यम से भी आगे समझाऊंगा आपके, इसलिए मैंने कहा अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही है। और चूंकि मैंने पहले बता दिया है, आज से मैं आपके लिए ये करंट अफेयर की सीरीज चालू कर रहा हूं 2023, और ये सीरीज आपके इस तरह चालू की मैंने कि यहां से प्रश्नों की एक बाढ़ आने वाली, बल्कि मैं कह दूं सुनामी आने वाली है। आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगी कि कितने महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चन है वो आपके लिए। तो मैं बात कर रहा था कच्चा तीबू कहां है, तो मैं अगर मोटा मोटी कह दूं तो श्रीलंका और भारत के मध्य में, श्रीलंका और भारत के मध्य में। लेकिन श्रीलंका का कौन सा क्षेत्र, तो आप बताएंगे नैथुन थीवू द्वीप, और दूसरा है भारत का रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत का दक्षिणी छोर है। रामेश्वरम आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपके रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मैं आपको चलूंगा आखिर ये कहां मिलेगा हमें, तो पाक स्ट्रेट, यानी पाक स्ट्रेट मतलब होता है पाक जलडमरू मध्य, या इसको हिंदी में कहते हैं पाक जल संधि, ये वाला। इन दोनों के मध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। कैसा द्वीप है? निर्जन, अर्थात यहां पर लोगों की आबादी नहीं है बल्कि एक निर्जन द्वीप है। तो आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि जब निर्जन द्वीप है, कोई रहता ही नहीं है, बसावट नहीं है, तो क्यों मारामारी हो रही है? पढ़ा रहने दीजिए आप पे। तो इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है क्योंकि ये मछुआरों के लिए, जो मत्स्यन कार्य करते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने मछलियां पकड़ी जाती हैं। और जो इसके आसपास के क्षेत्रों में जो मछुआरे हैं, चाहे वो श्रीलंका के हैं चाहे वो भारत के हैं, वो मछलियों को पकड़ने के बाद इस द्वीप पर जाकर अपने जाल को सुखाते हैं, और जाल को सुखाने के बाद कुछ समय के लिए वहां आराम करते हैं। इसलिए ये द्वीप महत्वपूर्ण है एक खाद्य पदार्थ की दृष्टि से, क्योंकि मछली एक खाद्य पदार्थ है, एक बड़ा भोजन है, सी फूड है।
और बहुत सारे जो सी फूड हैं, बहुत सारे जो समुद्री भोजन है उसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे यहाँ। और यहाँ के जो लोग हैं, मछुआरे या जो भी अन्य लोग हैं, वो वहां पर अपने जाल को सुखाया करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं जो पाक स्टेट है। कई बार विद्यार्थी पाक स्टेट का समीकरण लगाते हैं भारत और पाकिस्तान से, लेकिन गलत बात है। ये पाक स्टेट मतलब पाक जल समूह मध्य या पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। पाक स्टेट किन देशों के मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक क्षेत्र है जो भारत श्रीलंका को अलग करता है। एक बात, ये मैं जो बात कर रहा था आपसे कच्चा तीवू द्वीप पे बात कर रहा हूं। ये कच्चा तीवू द्वीप एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। मैंने मैप बनाया है, यहां मैं लेके चल रहा हूं आपको इस मैप पर। ये भारत की जो स्थिति है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में मैंने एक पार्ट बनाया है, ये लंका वाला पार्ट है। यहां पर जो यहां से जो एडम ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है? जो ये एडम ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है? जो एडम ब्रिज है, ये जो एडम, ये तो बोलते हैं आदम का पुल। क्या बोलते हैं? आदम का पुल। यहीं पर एक स्थान है जाफना नाम का। क्या नाम है? ये मैं बनाया यहाँ पे जाफना। ये श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। क्या नाम है? जाफना प्रायद्वीप। आपको अगर पता हो तो जाफना को लेकर के लंबे समय तक जाफना प्रायद्वीप, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग थोड़ा सा। ये अतिरिक्त नॉलेज है इस कच्चा तीवू द्वीप के प्रकरण में। जाफना प्रायद्वीप को लेकर श्रीलंका में एक लंबे समय तक वहां का एक संगठन है उग्रवादी, उसका नाम है लिट्टे। लिट्टे संगठन को लेकर के लिट्टे और श्रीलंका सरकार के मध्य में एक लंबे समय तक संघर्ष रहा है। इस लिट्टे के बारे में फिर किसी दिन आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल जाफना प्रायद्वीप के निकट ये द्वीप है, कौन सा? कच्चा तीवू द्वीप। और इसी द्वीप को ऐसा कहा जाता है, यहीं पर जो भारत श्रीलंका के जो मछुआरे थे एक लंबे समय तक अपना कार्य किया करते थे। यहाँ पर ठहराव होता था, लोग जाया करते थे। लेकिन विवाद क्यों पैदा हुआ? विवाद यहां से पैदा हुआ, ऐसी मान्यता मानी जाती है आपके, ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप का निर्माण जो हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको इस द्वीप के इतिहास के बारे में बता देता हूं, तब मैं इसके विवाद के बारे में बताऊंगा आपको। इस द्वीप का जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में यहाँ एक ज्वालामुखी वॉल्केनिक विस्फोट के फलस्वरूप हुआ है। यानी कि द्वीप है जो वो ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बना हुआ है, मैंने लिखा दिया। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में मदुरई के, यानी मदुरई कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। मदुरई के राजा क्या नाम है? रामानंद। ये राजा है, ये रामानंद के अधीन था कौन सा द्वीप? कच्चा तीवू द्वीप इनके अंडर में आता था आपके। और समय की जैसे जैसे यात्रा गुजरी आपके, जैसे जैसे समय गुजरा आगे जाकर के, और जैसे ही समय आगे गया आपके, तो उस समय की यात्रा क्रम में जब ब्रिटिश शासनकाल आया, हमारे ब्रिटिश शासनकाल के दौर में इस द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी, किसका? मद्रास प्रेसिडेंसी का नियंत्रण हो गया। यहां तक सबको ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपके। और 1921 में, यानी कि जो विवाद की जड़ है, यानी डिस्प्यूट जो पैदा हुआ वो यहां से 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने यहां मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर दावा ठोक दिया यहां पर। यानी जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो किस वर्ष से? अब नोट डाउन कर लीजिए, 1921 से। विवाद की जड़ है वो 1921 से आरंभ हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए यहां से। और क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासनकाल था उस समय, श्रीलंका पर भी ब्रिटिश सरकार थी आपके, लेकिन वहां पर श्रीलंकन लोगों ने कहा यह भूमि हमारी है। और मैं अगर बता दूं आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण भारत के लिए, तो दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम जो द्वीप है, इस द्वीप की दूरी महज 25 से 30 किलोमीटर है। यानी कि भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये द्वीप की दूरी है रामेश्वरम से कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, मतलब बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई। वर्ष 1974 में जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, या आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा यहां पर, जो आपके एग्जाम में आएगी, यहां बता देता हूं थोड़ा सा। 1974 से लेकर के 76 के मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य कई समझौते हुए समुद्री सीमा को लेकर, कई समुद्री समझौते हुए 74 से 76 में। लेकिन 1974 में इस बात को ध्यान देना, सशर्त, मेरी वर्ड में कह रहा हूं, इस वर्ड में ध्यान देना, सशर्त समझौता हुआ, यानी कंडीशनल एक पैक्ट हुआ, जो शायद किसी ने नहीं बताया हुआ आपको, एक तरफा बात की जा रही है लेकिन महत्वपूर्ण बात है ये। सशर्त समझौता हुआ 1974 में। और जो भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, क्या नाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और तत्कालीन जो श्रीलंका की राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? तत्कालीन राष्ट्रपति, उनका नाम है आपके ये
श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं श्री माओ भंडारनायके। क्या नाम है? श्री माओ भंडारनायके। इन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए इस द्वीप को लेकर के, और तत्कालीन सरकार यानी इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। यहां सौंप दिया। ये द्वीप आपके 1974 में श्रीलंकन सरकार को सौंप दिया गया, और यहां से ये द्वीप श्रीलंका को हो गया। लेकिन शर्त ये थी कि दोनों इस द्वीप का इस्तेमाल करते रहेंगे, और मछुआरे अपने जाल को सुखाने के लिए समय समय पर इस द्वीप का प्रयोग करते रहेंगे। ये बात यहाँ पर तय हुई थी आपके, और मछुआरे यहाँ आराम भी करेंगे आपके यहाँ पहुंच करके। और यहाँ पर जो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अभी, आपके जो शायद किसी साझा नहीं की होगी, यहाँ पर एक धार्मिक स्थान भी है, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का एक चर्च भी है। उस चर्च पर तमिलनाडु के जो तमिलियन कुछ लोग हैं वो वहां पर समय समय पर जाया करते हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा आगे जाकर के। मैं बताना चाहता हूं आपको, आखिर इस द्वीप का जो विस्तार है कितना है? लगभग बहुत अधिक नहीं है, 285 एकड़ है, कोई ज्यादा नहीं, 285 एकड़ जमीन है, कोई बहुत अधिक नहीं है। लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का अंग रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहां मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले 74 से लेकर 76 तक, यहां पर 1974 से और 6 तक के मध्य में कई समुद्री समझौते हुए। अंत में यहां पर इसको अंतिम रूप दिया गया 1976 में। तो एग्जाम में आएगा कि कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता किस वर्ष हुआ है? तो क्या मारेंगे? 1974 मारेंगे, जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके, आप जानते होंगे वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको बताओगे शायद आपके। और ऐसा माना जाता है कि वो जो श्री माओ भंडारनायके वो पहली महिला राष्ट्रपति तौर मानी जाती है आपके, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। ये मैंने एक बात और थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा इस द्वीप के संदर्भ में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ मैं इसको अंत कर दूंगा यहाँ पर, कि यहाँ एक चर्च है, और किसका चर्च है? सेंट एंथोनी चर्च है। और यहाँ पर जो तमिल के क्रिश्चियंस हैं, लंबे बड़े पैमाने पर जाते हैं, श्रीलंका के लोग भी आते हैं यहाँ पर। और ये पर्व जो मनाया जाता है, ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में और मार्च के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप बताएंगे ये उत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी के अंत में और मार्च के पहले सप्ताह के मध्य मनाया जाता है। ये एक महोत्सव है। कैसा है? ये एक वार्षिक महोत्सव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिश्चियन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब प्रॉब्लम कहां हो रही है? श्रीलंकन सरकार यहां पर ना तो मछुआरों को आने दे रही है, और ना ही यहाँ जो तमिलियन जो पूजा करने जाया करते थे, जो अपनी जो वहां पर वर्शिप किया करते थे क्रिश्चियन लोग, उनको भी आने से मना किया जा रहा है। इसलिए समस्या पैदा हो रही है। इसलिए मैंने बताया ये कच्चा तीवू द्वीप वर्तमान चर्चाओं में, और प्रधानमंत्री द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कच्चा तीवू द्वीप प्रकरण को दोबारा से उठाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और 1991 में 1991 में तमिलनाडु सरकार ने अपनी विधानसभा में कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेने के लिए अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। लेकिन वो प्रस्ताव पारित हो चुका है, और भारत सरकार के पास इन्होंने एक अपना संदेश भी भेजा है, भारत सरकार से आग्रह भी किया है कि भारत सरकार इस द्वीप को पुनः वापस ले ले। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। सेंट एंथोनी चर्च कहां मिलेगा हमें? कच्चा तीवू द्वीप में मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है। और कच्चा तीवू द्वीप किसके मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका के मध्य। और ये समझौता कब हुआ था? 1974 में। इंपॉर्टेंट है। और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडारनायके के मध्य। ये मैंने आपको एक टॉपिक कराया, ये महोत्सव याद कर लेंगे कब से कब तक हो रहा है। अब मैं आपको इस क्रम में अपने दूसरे टॉपिक को ले चलूंगा, जो मेरा गड्ढमट टॉपिक, जो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए मैंने तैयार किया। आपके इस 2023 का बड़ा प्रभावशाली क्वेश्चन है, और ऐसा मान लीजिए यहां से प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न आना तय है। मैंने लिख दिया ऊपर आपके। और मेरा जो टॉपिक है वो है श्री अन्न योजना। कौन सा है? श्री अन्न योजना। मैंने यहां से स्टार्ट किया है, आपको जान के अच्छा लगेगा। इस बार का जो बजट आया है, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है इस समय निर्मला सीतारमण, उन्होंने जब अपना बजट प्रस्तुत किया 2023-24 का, इस वर्ष का जो हमारा वार्षिक वित्तीय वर्ष है, जो नया वाला 23-24 का जो बजट पेश किया उन्होंने, तो ये पहली बात तो इनका कौन सा बजट है? ये 5वां पूर्ण बजट है। कौन सा है? ये पूछ सकता है आपके कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका ये कौन सा बजट है? क्या बताएंगे? ये 5वां पूर्ण बजट है इनका। और वित्त मंत्री जी ने इसी में जो 2023-24 में इसकी चर्चा हुई है यहाँ पर, इसलिए खास बन गया है आपके लिए। और आप बताएंगे कि जो श्री अन्न है आखिर या क्या है ये। तो वहां तक का हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने मोटे अनाजों, ये रहा
के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की यहां शुरुआत करने पर यहां पर चर्चा की, वहां पर कि हम श्री अन्न योजना की शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट है। आप बता देंगे कि श्री अन्न योजना पर चर्चा पहली बार कहां हुई है, तो आप बताएंगे चर्चा इसकी हुई है आपके हमारी संसद में, और किसने किया, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा की गई। यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, यहाँ आखिर ये वहां उन्होंने अपने संबोधन में जब मोटे अनाज बोल रही थी तो उन्होंने श्री अन्न का वहां पर जिक्र किया कि श्री अन्न के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि उन्होंने मोटे अनाजों को क्या नाम दिया है, श्री अन्न। मोटे अनाज को क्या नाम दिया है, श्री अन्न नाम दिया है। मोटा अनाज का नाम है ये, क्या नाम है, श्री अन्न नाम है। और इस क्रम में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिर ये श्री अन्न क्या है और कैसे की बात कर रहे हैं हम लोग के। तो यानी भारत में जो मोटे अनाज हैं, इन्हें भारत में जो मोटे अनाजों का हिंदुस्तान को मिलेट्स का हब कहा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपके, यानी भारत को मोटे अनाजों का एक हब कहा जाता है, बल्कि मैं कह दूं मोटे अनाज की राजधानी कहा जाता है, तो भी मैं गलत नहीं हूं बड़े पैमाने पर। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये मिलेट्स ये आखिर मोटे अनाज होते क्या हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर पीछे मैं बताया, मैंने एक दिन फसल पढ़ा रहा था आप लोगों को, लेकिन दोबारा पुनः मैं चर्चा कर देता हूं आपको ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। मोटे अनाजों में ज्वार शामिल है, बाजरा शामिल है, रागी शामिल है, समा के चावल आते हैं ये शामिल है, कंगनी शामिल है, चीना शामिल है, कोदो शामिल है, कुटकी और कुट्टू, ये सब काय में आते हैं, ये सब मोटे अनाज में आते हैं, मिलेट्स में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेंगे, ज्वार को, बाजरा को, रागी को, सावा को, और मैंने बताया कंगनी को, चीना को, कोदो को, कुटकी को और कुट्टू को। ऐसे बहुत सारे आपके पार्ट हैं आपके जो मोटे अनाज के अंदर आते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर ये मोटे अनाजों पर भारत सरकार इतना जोर क्यों दे रही है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात जानकारी बता देता हूं, क्योंकि ये मोटे अनाज ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। आप जानते होंगे ये मोटे अनाज रफ फूड भी होते हैं, अर्थात भोजन को पचाने में सहायक भी होते हैं, और इनमें खुद भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा भारत के प्रस्ताव पर, जो आपके लिए एक गर्व की बात है, गौरवान्वित करने की बात है हम सबके लिए आपके, कि भारत के प्रस्ताव पर यूएनओ बोलो तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र ये वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, यहां से संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी एक एजेंसी है, उसे कहते हैं यूएनजीए। क्या कहते हैं, यूएनजीए, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी यूएनओ के अंग है यूएनजीए। उस यूएनजीए में जब भारत ने प्रस्ताव रखा तो यूएनओ ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर, यानी कि मैं कह सकता हूं यानी अंतरराष्ट्रीय जो मोटा अनाज वर्ष, ये अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया है। और हमारे लिए गर्व की बात कौन सी है, गर्व की बात यह है कि ये सारा कार्य भारत की पहल पर हुआ है, भारत के इशारे पर हुआ है, भारत ने पहल की यूएनओ में, और इसी के चलते वर्ष 2023 यानी कि वर्ष 2023 को यूएनओ इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आपको रटकर जाना है, और ये एग्जाम टकराएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में टकराएगा जरूर यहां पर। इसके अलावा हमारे कृषि मंत्रालय ने हाल ही में मिलेट्स फूड फेस्टिवल मनाया है अपनी संसद में, यानी दिल्ली में मिलेट्स फूड फेस्टिवल, और इसमें सारे मंत्रियों ने, सारे सांसदों ने, सारे विधायकों ने भाग लिया, और वहां जो भोजन बना मोटे अनाज से उसका आनंद भी उठाया, और सबने माना कि मोटे अनाज से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनका स्वाद बड़ा अलग है, निराला है। और आप देख रहे होंगे पहले से भी प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर मोटे अनाजों का सुबह दलिया बनाना, सुबह या दिन में आपको नाश्ता करना, ये पहले से होता है हमारे यहाँ, और शायद हमारे यहाँ पर इसी के चलते बीमारियां पहले कम होती थी, शायद एक बड़ा कारण रहा होगा उस समय। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बताया था, पीछे ले जाकर के हल्का सा, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ष 2018 रहा है, वर्ष 2018 को भारत पहले ही बाजरे के राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मना चुका है। यानी क्वेश्चन आएगा कि भारत ने बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया, क्या बताएंगे आप लोग। 2018 में भारत उसको राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मना चुका है। कब मना चुका है, वर्ष 2018 में। अब अभी जो घोषणा हुई है, करंट में एक चर्चाओं में और है
बजट में तो आया ही है, इसके अलावा चर्चा में इसलिए भी है कि घोषणा हुई है, जो बजट में घोषणा की गई हैदराबाद में, यहां पर, कहां पर, हैदराबाद में भारतीय मोटा अनुसंधान, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, कौन सा, ये रहा, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, ये यहां पर स्थापित किया गया, कहां पर, हैदराबाद में। और यहीं पर हैदराबाद में एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से इसे उत्कृष्टता प्रदान की जा रही है, किसको, हैदराबाद में मोटा अनाज, ये भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर, यानी जो मिलेट्स हैं उसका रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्थित है। पहले तो आपको याद करना है कि कहां स्थित है हमारे यहां पर, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। दूसरा, इसको अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए इसको और बेहतर किया जा रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर हम इनका निर्यात कर सकें। कई बच्चों ने पूछा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके इसलिए कर रहे हैं कि मोटा अनाज भारत में बड़े पैमाने पर होता है। अगर भारत को एक्सपोर्ट करने में सफल हो जाता है, निर्यात करने में सफल हो जाता है, तो भारत को विदेशी मुद्रा एक बड़े पैमाने पर मिलेगी। आप जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचक माना जाता है। अगर आपका जितना बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार होगा तो आपकी जो ताकत है उतनी ज्यादा बढ़ेगी यहां से आपके। तो चूंकि हमारा हब है मोटा अनाज, इसलिए इसको निर्यात करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में मैं आपके लिए एक टॉपिक और लेकर आया हूं, इसके अलावा श्री अन्न के अलावा, तो मैंने श्री अन्न में चर्चा कर दी आपके लिए। श्री अन्न का मतलब किससे, मोटे अनाज से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को ले चल रहा हूं आपको। मैंने तीसरा टॉपिक बनाया आपके लिए, भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है, क्या है, भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम क्या होगा, वंदे मेट्रो। क्या नाम होगा उसका, वंदे मेट्रो उसका नाम होगा। यानी हमारे यहाँ वंदे भारत पहले से ही ट्रेन चल रही है और अब जो हाइड्रोजन द्वारा चालित होगी उसका नाम क्या होगा, वंदे मेट्रो नाम होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इसका नया नाम होगा, क्या नाम होगा, वंदे मेट्रो। इसको आप लोग लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे और रट लेंगे इसको। ये प्रश्न मन में आएगा आपके कि आखिर ये वंदे मेट्रो कहां कहां चलाई जाएगी, तो इसका उत्तर बताता हूं मैं। कालका शिमला जो हमारा हेरिटेज सर्किट है पहले से ही, तो कालका शिमला जो हमारा जो स्थल है आपके नैरो गेज वाला, उस पर चलाया जाएगा इसको। जो नैरो गेज की पहले लाइन पड़ी हुई है हमारे यहाँ, उन्हें हमारे यहाँ विरासत स्थल कहा जाता है, अर्थात वो पहले से ही बनी हुई है, उस पर इसको चलाया जाएगा, इसको वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा, जो कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। अब आपको मन में आएगा कि ये कितनी ट्रेन बनाई जाएंगी, तो लगभग 35 हाइड्रोजन ट्रेनें ये बनाई जाएंगी इस ईंधन से। किससे, हाइड्रोजन ईंधन से। आप जानते होंगे हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के अनुकूल होता है और पर्यावरण के अकॉर्डिंग माना जाता है, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होती है आपके, ये पर्यावरण के अनुकूल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहां से आपके। दूसरी बात, जो कि इन्हें नैरो गेज पे चलाया जाएगा और ये ट्रेनें आखिर कब तक चालू हो जाएंगी, तो इसका उत्तर है दिसंबर 2023, यानी कि 2023 के अंत तक ये ट्रेन चालू हो जाएगी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2023 तक इस ट्रेन को चला लिया जाएगा। मैंने बता दिया आपको। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का वो पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने हाइड्रोजन ईंधन से अपनी ट्रेन को चलाया, तो इसका उत्तर है वर्ष ये सितंबर 2022 में, यहां पर सितंबर 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन यानी हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन सा है, जर्मनी। कौन सा है, यानी हाइड्रोजन ईंधन से जो कि प्रदूषण से मुक्त होती है, पूरी तरह प्रदूषण करती ही नहीं है, हाइड्रोजन ईंधन से चलाने वाला ट्रेनों को पहला राष्ट्र कौन सा है, जर्मनी, जो एग्जाम में। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस क्रम में दूसरा राष्ट्र कौन सा है, तो आपको जान के अच्छा भी लगेगा थोड़ा एशिया के लिहाज से, लेकिन थोड़ा तो दुख होगा तो चीन ने हमसे पहले कर लिया इस क्रम में। इस क्रम में चीन दुनिया का ऐसा दूसरा राष्ट्र बन गया है और एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा राष्ट्र हो गया जिसने हाइड्रोजन ईंधन से अपने ट्रेन चला लिया आपके अभी हाल ही में आपके, और उसने शहरी ट्रेनों का संचालन किया है। ऐसा करने वाला वह दूसरा राष्ट्र है। और आपको जान के थोड़ी हैरानी सी होगी, 600 किलोमीटर तक, कितने तक, 600 किलोमीटर तक ये हाइड्रोजन ईंधन से आराम से ट्रेनें चल सकेंगी, हाइड्रोजन ईंधन से। यानी कितनी दूर तक चल सकेंगी ट्रेनें आपके, आप बता देंगे इसको, यानी 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी ट्रेन आपके। ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख दिया यहाँ पे, महत्वपूर्ण है। यानी दुनिया का पहला राष्ट्र कौन सा है, जर्मनी। इस क्रम में दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला
चीन। और इस क्रम में अगर भारत ने पहल कर दिया दिसंबर 2023 तक हमारी आ जाएगी तो शायद हम तीसरे राष्ट्र होंगे और हो सकता है हमसे पहले कोई आ जाए। लेकिन फिलहाल एशिया का पहला राष्ट्र इस समय चीन है और हमारी जो ट्रेन है क्या नाम है, वंदे मेट्रो, जो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली हमारी ट्रेन होगी और इस क्रम में हम लोग करीब 35 ट्रेनों का निर्माण करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने साझा की है और आप सभी लोग, मैंने आज इस करंट अफेयर की शुरुआत कर दी आप लोगों के लिए और आप सब लोग बिल्कुल इस पूरे पार्ट को यहां से उतार लेंगे। ये सारा पार्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है और ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए आपके। इस सारे पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। आप जो मैंने बताया पढ़ाया आपको, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा लोगों तक, ताकि ये बातें और लोगों तक पहुंच सकें। अगले वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी का पार्ट लेकर आ रहा हूं, यूपी स्तर का बजट लेकर आ रहा हूं आपके लिए। थोड़ा सा अभी मैंने कुछ चीजें आपके लिए और तैयार की हैं आपके, जो जीएस पर आधारित हैं और मैं मॉक टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूं आपके लिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो वीडियो पर आपने सहयोग किया है, जो आपका सहयोग मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभ आशीर्वाद भी है, आपका सहयोग मिला उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग निरंतर बने हुए हैं और निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसको आप पढ़ने के साथ लिखेंगे जरूर, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। इसको आपको लिखना है, लिखकर फिर याद करना है आपको। इसलिए आप सब लोग इस वीडियो बने, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उन लोगों का जरूर ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। आप सब लोग और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको नमस्कार, प्रणाम।